अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाज़िया अशरफ। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी क्लिनिक से मैं आपसे मुखातिब हूं। हमारी पिछली वीडियो थी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। ये उसी का आगे तसलसल चल रहा है कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, किन ख़वातीन को होती है, क्यों होती है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और ये बांझपन पे कैसे असरअंदाज होती है, फर्टिलिटी क्यों हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो आज हम बात करेंगे हम इसकी तशख़ीस कैसे करें, इसका डायग्नोसिस कैसे करें और करना क्यों ज़रूरी है। हमने देखा है कि जैसे छोटी बच्चियों को, जो टीनेजर बच्चियां हैं, उनको माहवारी के दौरान तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, पेन किलर्स खा लेते हैं और इसी तरह आगे बात चलती रहती है। तो अमूमन डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में 6-7 साल ज़ाया हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अहमियत वाले साल हैं। अगर उसमें हम डायग्नोस कर लें, ट्रीट कर लें, तो बीमारी आगे प्रोग्रेस नहीं करती। मैंने आपसे कहा था कि वो ख़वातीन को हर किस्म की दर्द होती है माहवारी के दौरान, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करते हुए पेट के निचले वाले हिस्से में माहवारी ज़्यादा आई है और बाकी सारी चीज़ें। तो जब पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेंट्स के साथ आते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है कि ये कहीं एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन जो है वो सबसे पहले हमें एक क्लू देता है कि जो पेशेंट्स यंग एज ग्रुप में हैं, अगर वो इस कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं तो क्या एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री है। दूसरा, हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन कैसे करते हैं? एक हमारे पास औजार होता है स्पेकुलम, वो डाल के देखते हैं कि अंदर कोई नोड्यूल्स, कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हमें नज़र आ रही। और दूसरा जो है, जब हम हाथों से मुआयना करते हैं, फिंगर से मुआयना करते हैं, तो भी हमें एहसास होता है कि मरीज़ को किस कदर तकलीफ़ हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी उस दौरान पता चलता है। और कोई फुलनेस जो है, यानी कोई एंडोमेट्रियोमा से हैं, जैसे अंडेदानियों में सिस बनती हैं, उसका भी हमें पता चल जाता है। आगे उसको मज़ीद तशख़ीस करने के लिए जो तरीके हैं वो हैं ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो हम शादीशुदा ख़वातीन के लिए करते हैं, और जो गैर शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके लिए ट्रांसएब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि अंदर कोई रसौलियाँ तो नहीं बनी हुई, सिस तो नहीं बनी हुई जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है सुपरफिशियल चीज़ें जो हैं, जिस तरह सिर्फ डॉट्स और स्पॉट्स हैं, वो अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चलते। या जो डीप सीटेड हैं, यानी जो बहुत गहराई में जाके कोई लीजन्स बने हुए हैं, उनके लिए हम MRI भी करवाते हैं। MRI के ज़रिए में पता चलता है कि डिज़ीज़ कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। उसके बाद जो है, जो हम तशख़ीस का अगला जो नुक्ता है वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी का मतलब है की होल सर्जरी, कि हम नाक के अंदर से कैमरा अंदर डाल के देखते हैं कि डिज़ीज़ कितनी फैली हुई है, क्या वजह है, और साथ हम बायोप्सी भी ले लेते हैं ताकि उसका और हिस्टोपैथोलॉजिकल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट भी आ जाए कि ये एंडोमेट्रियोसिस ही है। लेप्रोस्कोपी के मुताबिक फिर हम आगे डिज़ीज़ को ग्रेडिंग करते हैं, उसकी ग्रेड 1, 2, 3, 4 के। ग्रेड 1 और 2 जो है माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ होती है, जिसके अंदर भी ट्यूबें बंद नहीं होती, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस होता ज़रूर है। अंदर स्पॉट्स और डॉट्स, पिंक कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के स्पॉट्स नज़र आ जाते हैं। उसके बाद जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें ट्यूबें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है, एंडोमेट्रियोमास बनने शुरू हो जाते हैं, और ये वो स्टेज है कि जिसमें फिर आगे नॉर्मल तरीके से इलाज मुश्किल हो जाता है। तो हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कि अब ऐसी ख़वातीन का किस तरह इलाज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।